फ्रेंड्स, माय नेम इज लांजन मुखर्जी। बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं रेडियो में तुम्हें गाने नहीं सुनाने वाला। आज हम लोग वही रेडियो के बारे में कुछ पढ़ेंगे कि रेडियो में हम लोग ट्यूनिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो एक और वीडियो मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि रेडियो के ट्यूनिंग के टाइम में क्या क्या केसेस पॉसिबल है। चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था LCR सर्किट। तो LCR सर्किट के हमने दो केसेस किए थे, एक में जिसमें XL ज्यादा था XC से, एक केस में XC ज्यादा था XL से। तो एक में वोल्टेज लीड करता है, एक में वोल्टेज लैग करता है। अब हम लोग थर्ड केस के बारे में पढ़ेंगे एंड दिस इज अ इंपॉर्टेंट एंड अ स्पेशल टाइप ऑफ एन LCR सर्किट। तो हेडिंग लिख लो, रेजोनेंस इन LCR सर्किट। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत मजा आने वाला है। देख, रेजोनेंस इन LCR सर्किट। तो यहां पे एक कैपेसिटर, एक हमारे पास रेजिस्टेंस एंड एक हमारे पास इंडक्टर, इसको हमने ज्वाइन कर दिया कि हमारा LCR सर्किट हो गया। दिस इज XC, दिस इज R, दिस इज XL। तो यहां पे मैंने क्या बोला है, हमारा जो तीसरा वाला केस है, अगर XC और XL बराबर हो जाए तब क्या होगा। तो देखो यहां पे होता था इस डायरेक्शन में करंट एंड इस डायरेक्शन में हमारा होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इस डायरेक्शन में होता है, ऊपर होता है VL, नीचे होता है VC। होता है ना, ऊपर होता है VL, नीचे होता है VC। एंड यहां पर भी ऊपर होता है हमारा XL, नीचे होता है हमारा XC। ठीक है, तो यहां पे VL VC एंड इधर की तरफ हमारा होता है क्या, VR। ये भी तो होता है। एंड VL VC VR तीनों को अगर मैं वेक्टोरियली ऐड करता हूं तो नेट हमारे पास जो यहां पे E आता है उसी का वैल्यू आता है। एंड सिमिलरली R XL और XC तीनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो हमारे पास क्या आता है, Z आता है। तो यहां पे ये वो जो हमारा स्पेशल वाला जो हमारा सर्किट है, इसमें क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट मैं बहुत सारे पॉइंट्स में बताऊंगा, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट ये बोलता है रेजोनेंस इन LCR सर्किट होने के लिए XL शुड बी इक्वल्स टू XC। अगर XL XC बराबर हो जाएगा तो बताओ ये XL क्या होता है, XL इक्वल्स टू ओमेगा इनटू L एंड XC विल बी इक्वल्स टू 1 by ओमेगा इनटू C। अब जब XL और XC बराबर है, हमने क्या किया है, हमने XC को भी चेंज कर सकते हैं, XL को भी चेंज कर सकते हैं, ओमेगा को भी चेंज कर सकते हैं, L और C और ओमेगा सब चीजों को चेंज कर सकते हैं। अब हम लोग C को चेंज कर सकते हैं या L को चेंज कर सकते हैं। ये ओमेगा जनरली हमारा कांस्टेंट ही रहता है। तो कौन सा ऐसा ओमेगा के लिए, क्योंकि हमारा जो सप्लाई है, तो कौन सा ऐसा ओमेगा के लिए हमारा XL और XC बराबर हो जाएगा, जिस भी ओमेगा के लिए ये बराबर हो जाएगा वही ओमेगा होगा हमारा ओमेगा नॉट। तो यहां पे XL बराबर XC मैंने बोला है, तो XL क्या है, ओमेगा इंटू L। तो स्पेशल वाला ओमेगा है तो ओमेगा नॉट इंटू L विल बी इक्वल्स टू 1 बाय ओमेगा नॉट इंटू C। तो यहां से देखो ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर बराबर 1 बाय LC। तो यहां से ओमेगा नॉट बराबर 1 बाय रूट अंडर LC। ये हो जाएगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी। अब हमें एक चीज पता है कि जो ओमेगा होता है वो होता है 2 पाई f। तो यहां पे वो स्पेशल मैंने ले लिया f नॉट विच इज इक्वल्स टू 1 बाय रूट अंडर LC। तो ये f नॉट विल बी 1 बाय 2 पाई इंटू रूट अंडर LC, है ना। हाँ सर, एकदम। तो ये समझो, ये जो f नॉट है ये वो फ्रीक्वेंसी है जिसके लिए XL और XC बराबर है। एंड इस फ्रीक्वेंसी पे जो हमारा XL हो जाएगा वो XC हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा जो नेट वोल्टेज है VL एंड VC, ये दोनों भी बाय मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएंगे। अगर XL XC बराबर हो गया, VL और VC भी बराबर हो जाएंगे, तो हमारा जो नेट वोल्टेज है वो किसके डायरेक्शन में हो जाएगा, R के डायरेक्शन में और रेजिस्टेंस के डायरेक्शन में। तो अगर XL और XC बराबर हो गया तो ये वाला कैंसिल आउट हो गया। तो देखो यहाँ पे जो Z का वैल्यू हो जाएगा ना,
वो R के ही बराबर हो जाएगा क्योंकि ये दोनों तो कट गए। एंड जो हमारा नेट वोल्टेज हो जाएगा वो VR के बराबर हो जाएगा क्योंकि ये दोनों भी कट जाएंगे। तो ये दोनों भी कट गए एंड जो हमारा नेट वोल्टेज होगा वो करंट के साथ ही हो जाएगा और रेजिस्टेंस के ही फेज में हो जाएगा। तो यहां पे जब हमारा रेजोनेंस होगा तो यहां पे हम लोग सेकंड पॉइंट में ये कह सकते हैं जो हमारा Z होगा that will be equals to R and this will be a purely resistive circuit। पहले तो ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो जाएगा एंड अगर Z और R बराबर हो जाएगा तो VR will be equals to नेट वोल्टेज या फिर उसको E भी लिख सकते हैं। एंड एक और चीज, अगर VR जो नेट वोल्टेज है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्शन में है तो करंट रेजिस्टेंस के फेज में है या करंट के ही फेज में है क्योंकि वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वही तो हमारा नेट वोल्टेज ड्रॉप भी है क्योंकि इन दोनों के अक्रॉस तो कट गया। तो नेट वोल्टेज किसके अक्रॉस रहा? जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस रहा। तो मतलब जो हम सप्लाई देंगे पूरा का पूरा ड्रॉप किसके अक्रॉस होगा? रेजिस्टेंस के अक्रॉस। हाँ सर, तो फील आना जरूरी है इस चीज का। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर पूरा का पूरा ड्रॉप हो रहा है, जो भी सप्लाई दे रहे हैं पूरा का पूरा रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है, इसका मतलब जो हमारा करंट है एंड जो हमारा वोल्टेज है वो दोनों सेम फेज में होगा क्योंकि कैसा वाला सर्किट हो गया? देखो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट एंड प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में क्या होता है? करंट एंड वोल्टेज सेम फेज में होता है। इसका मतलब हमारा जो अल्फा होगा दैट विल बी जीरो। जो हमारा फेज डिफरेंस होगा किसके बीच में? करंट एंड वोल्टेज के बीच में। अल्फा क्या है? फेज डिफरेंस बिटवीन I एंड E। I और E के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो जीरो हो जाएगा, दोनों सेम फेज में हो जाएगा। सो दिस इज आवर 2 पॉइंट्स। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। लिख लिया होगा? रब कर दूं? चलो चलो देखते हैं। अब हम लोग थर्ड पॉइंट पे आते हैं। तो हमने क्या देखा कि जो हमारा वोल्टेज होगा और जो हमारा करंट होगा, जो सप्लाई वोल्टेज है जो करंट है, दोनों सेम फेज में है। इसका मतलब मैं करंट को अगर मैं लिख रहा हूं I नॉट साइन ओमेगा टी, तो हमारा वोल्टेज को भी लिख सकता हूं E नॉट साइन ओमेगा टी इस वाले केस में, क्योंकि हमारा दोनों सेम फेज में ही होगा। अच्छा एक बात बताओ, जो हमारा I नॉट होता है वो क्या होता है? E नॉट बाई Z होता है। E नॉट बाई Z होता है। अच्छा एंड Z क्या होता है? Z होता है रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब हो सकता है XC ज्यादा है तो XL माइनस XC नेगेटिव हो जाएगा, उसका स्क्वायर क्या फर्क पड़ता है। तो हमारा जो Z होता है, देखो इधर अगर हमारा R है, इधर अगर हमारा XL है, इधर अगर हमारा नीचे की तरफ अगर हमारा XC है, तो यहां पे कुछ इस डायरेक्शन में Z होता है एंड इसका जो ये हमारा हाइपोटेन्यूज है एंड दिस इज R एंड दिस इज XL माइनस XC। अरे यही तो होता है Z, तो ये हमारा Z होता है। अब ये जो करंट है I नॉट, ये I नॉट करंट क्या है? अगर E इज द सप्लाई, अगर E इज द सप्लाई एंड Z इज द इंपेडेंस, तो जो मैक्सिमम करंट है वो है E नॉट बाय Z। ध्यान दो, I नॉट क्या है? E नॉट बाय Z which is the maximum current when supply EMF, maximum EMF is E नॉट and the impedance is Z। अब ये देखो, ये मैक्सिमम करंट है वो वेरी करेगा सर्किट टू सर्किट। ऐसे कैसे? अरे करेगा ना। देखो अगर हमने R को चेंज कर दिया, XL को चेंज कर दिया, R XL XC को अगर मैं चेंज कर रहा हूं तो Z चेंज हो जाएगा। तो Z चेंज हो जाएगा तो उस सर्किट में जो I नॉट का वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा। तो मतलब मैक्सिमम करंट वैरी हो सकता है, मैक्सिमम करंट वैरी हो सकता है। अगर E नॉट को कांस्टेंट रख रहा हूं तो मैक्सिमम करंट को Z वैरी करा के मैं चेंज कर सकता हूं। जैसे जैसे Z चेंज होगा वैसे वैसे मैक्सिमम करंट का वैल्यू चेंज होगा। अच्छा तो यहां पे Z को थोड़ा और देखते हैं।
रूट अंडर मैंने लिखा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। अच्छा, मुझे पता है एक्सएल होता है ओमेगा नॉट, ओमेगा लिख लो, ओमेगा इंटू एल माइनस 1 बाई ओमेगा इंटू सी, है ना, उसका होल स्क्वायर। तो यहां पे इसको रब कर दूं, ओके, ये तो हमारा जेड वाला कॉन्सेप्ट है। तो यहां पे एक चीज हमें पता चल रहा है, देखो जो z है वो किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, r पे डिपेंड कर रहा है, ओमेगा पे। अच्छा एक चीज देखो, अगर r l c को कांस्टेंट रख ले तो z ओमेगा पे डिपेंड कर रहा है, ओमेगा को अगर चेंज कर रहे हैं तो z का वैल्यू चेंज होगा। अच्छा अब मुझे एक और चीज पता है, अगर z, देखो यहां पे लिख रहा हूं फर्स्ट पॉइंट, इसी में थर्ड वाले पॉइंट में एक पॉइंट है, अगर z ज्यादा है तो आई नॉट जो मैक्सिमम करंट है उस सर्किट में वो हो जाएगा कम। देखो z नीचे है, एंड अगर z कम है तो जो उस सर्किट में का मैक्सिमम करंट होगा वो होगा ज्यादा। तो हमें क्या करना है, हमें z को कम करना है करंट को बढ़ाने के लिए। अगर करंट ज्यादा होगा इसका मतलब पावर ज्यादा होगा, उस पे भी आएंगे। तो हम चाहते हैं क्या ज्यादा हो, करंट ज्यादा हो। अगर मैं चाहता हूं कि करंट ज्यादा है तो करंट ज्यादा है, फिर मैंने सोचा कि z को सबसे मिनिमम रखना है। z सबसे मिनिमम कब हो सकता है, अगर r xl और xc कांस्टेंट रखे, r l and c कांस्टेंट रखे तो मैं ओमेगा को चेंज कर सकता हूं। मुझे ओमेगा और i में रिलेशन चाहिए। तो मैंने देखा कि जब, देखो यहां पे, अगर हमारा ओमेगा बहुत ज्यादा है, अगर ओमेगा बहुत ज्यादा है तो ये वाला टर्म बहुत ज्यादा होगा एंड ये वाला टर्म बहुत कम होगा। तो मतलब ओमेगा बहुत ज्यादा होगा तो ये पूरा टर्म बहुत ज्यादा होगा, एंड ये वाला पूरा टर्म बहुत ज्यादा होगा, मतलब z बहुत ज्यादा होगा। तो यहां से हमें समझ में आ रहा है कि अगर ओमेगा बहुत ज्यादा होगा तो z बहुत ज्यादा होगा। आगे, अगर ओमेगा बहुत कम होगा, अगर ओमेगा को कम करेंगे तो ये वाला क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये कम होगा बट ये वाला क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये वाला क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो अगेन z का वैल्यू देखो बढ़ जाएगा। तो ओमेगा कम करेंगे तब भी z बहुत ज्यादा होगा। अब मैंने सोचा कि z का मिनिमम वैल्यू, z मिनिमम तब हो सकता है जब ये वाला पूरा क्वांटिटी जीरो हो जाए। अरे भाई ये तो कांस्टेंट है, अगर ये क्वांटिटी जीरो हो गया, अरे ओमेगा को तो चेंज कर रहे हैं, तो ये वाला क्वांटिटी मिनिमम होना चाहिए। मतलब ये वाला क्वांटिटी मिनिमम क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। अगर ये वाला क्वांटिटी मिनिमम जीरो हो सकता है तो हमारा z मिनिमम का वैल्यू क्या आ सकता है, z मिनिमम का वैल्यू आ सकता है रूट अंडर r स्क्वायर व्हिच इज r। तो देखो z मिनिमम तब होगा जब z r के बराबर है, एंड ये कौन सा वाला सर्किट है, ये हमारा रेजोनेंस वाला ही सर्किट है। तो z जब मिनिमम होगा, तो z जब मिनिमम होगा तब I नॉट, उस सर्किट का मैक्सिमम करंट I नॉट विल बी मैक्सिमम। z जब मिनिमम है I नॉट तब मैक्सिमम है। इसका मतलब कि I नॉट मैक्स का वैल्यू है E नॉट बाई z मिनिमम which is equals to E नॉट बाई R। तो ये हमारा I नॉट का किसी भी LCR सर्किट का मैक्सिमम वैल्यू होगा I नॉट का। कब आएगा, जब Z R के ही बराबर हो जाएगा। क्लैरिटी है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। पहले कर लिया नोट डाउन, ये वाला पार्ट में रब कर देता हूं। ये वाला पार्ट मैंने रब कर दिया। चलो देखो, अब मैंने जो पॉइंट्स बताया इधर कि z जब हमारा ओमेगा, z वर्सेस ओमेगा का देखते हैं, z वर्सेस ओमेगा, जब हमारा ओमेगा बहुत कम है तो z का वैल्यू, जब ओमेगा बहुत कम है तो z का वैल्यू बहुत ज्यादा, जब हमारा ओमेगा बहुत ज्यादा है तब भी z का वैल्यू बहुत ज्यादा, z ओमेगा कम है तब भी z का वैल्यू बहुत ज्यादा, ओमेगा ज्यादा है तब भी z का वैल्यू बहुत ज्यादा। तो z का वैल्यू घटेगा फिर बढ़ेगा, एंड z मिनिमम कब आएगा, जब ये ओमेगा नॉट हो जाएगा। और ओमेगा नॉट के केस में क्या हो जाता है, ये पूरा वैल्यू जीरो हो जाता है, z मिनिमम आ जाता है।
क्लियर? तो दिस विल बी द वेरिएशन ऑफ z विद ओमेगा। इसको रब करता हूं। अच्छा, करंट का वैल्यू देखते हैं। करंट क्या हो जाता है, ई नॉट बाई जेड। तो अगर z बहुत ज्यादा तो करंट बहुत, आई नॉट का वैल्यू बहुत कम, एंड अगर z बहुत कम तो आई नॉट का वैल्यू बहुत ज्यादा। तो यहां पे अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं आई नॉट वर्सेस ओमेगा का, तो ये वाला ग्राफ कुछ इस टाइप का है। ये ओमेगा नॉट वाला टर्म है, इसमें आई नॉट मैक्सिमम आएगा, एंड इसका जो वैल्यू होगा वो होगा आई नॉट विच इज इक्वल्स टू ई नॉट बाई आर। ये आई नॉट मैक्स का वैल्यू, दिस इज आवर आई नॉट मैक्स। ये कर्व किसका है, आई नॉट कैसे वैरी कर रहा है हमारे ओमेगा के साथ। तो ये वाले दोनों ग्राफ तुम्हें याद रखना है। जैसे z घटेगा तो करंट बढ़ेगा, z बढ़ेगा तो करंट घटेगा। तो अगर ओमेगा इंफिनिटी हो जाएगा तो z का वैल्यू बहुत ज्यादा, करंट का वैल्यू नेग्लिजिबल। अगर ओमेगा 0 हो जाएगा तो भी z का वैल्यू बहुत ज्यादा, करंट नेग्लिजिबल। तो करंट बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते ओमेगा नॉट जब होता है ओमेगा का वैल्यू, तब करंट मैक्सिमम आता है। सो दिस इज आवर थर्ड पॉइंट, इसको अच्छे से नोट डाउन करो। अच्छा, तो थर्ड पॉइंट हो गया। हमने वो फ्रीक्वेंसी निकाल लिया था। एक और चीज देख लो, मैंने एक फ्रीक्वेंसी बताया था कि एफ नॉट बराबर 1/2 पाई इंटू रूट अंडर एलसी। इसी को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछे तो ये है एफ नॉट। गलती मत करना, ये ओमेगा नॉट नहीं होता है, ये एफ नॉट। अगर तुम्हें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछे तो यही लिखना है। कभी कभी अगर तुम्हें मान लो कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछा है और तुम्हारे जितने भी फॉर्मूलाज, मतलब जितने भी ऑप्शंस है, उसमें तुम्हें दे दिया कि जो यूनिट है वो रेडियन पर सेकेंड, तो मतलब तुमसे क्या बोला है, ओमेगा नॉट का वैल्यू पूछा है। क्लियर? ओके, अब आते हैं हम लोग फोर्थ पॉइंट, एंड दिस फोर्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये हमारा पॉइंट होता है पावर का। तो जो हमारा पावर एवरेज होता है, वो पावर एवरेज क्या होता है, VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस अल्फा। ये तो होता है VRMS IRMS इंटू कॉस अल्फा। तो यहां पे VRMS को लिख सकता हूं या VRMS को ERMS भी लिख सकते हो। तो V नॉट बाई रूट 2 इंटू आई नॉट बाई रूट 2 इंटू कॉस अल्फा। तो ये हमारा P एवरेज आ गया। अब हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम एवरेज पावर। क्या चाहिए हमें, मैक्सिमम एवरेज पावर। तो मैक्सिमम एवरेज पावर के लिए देखो, कॉस अल्फा का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए, एंड कॉस अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। एंड कॉस अल्फा, ये कॉस अल्फा क्या होता है, R बाई Z। याद करो क्या होता है, R बाई Z। एंड कॉस अल्फा का वैल्यू 1 होना चाहिए, मतलब Z क्या होना चाहिए, R के बराबर होना चाहिए। और Z R के बराबर कब होता है, कब होता है, जब XL बराबर XC होता है। हाँ सर, अब समझ आया कि अगर हमें पावर मैक्सिमम चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस अल्फा को 1 के बराबर करना पड़ेगा, मतलब इंपेडेंस R के बराबर होना चाहिए। इंपेडेंस R के बराबर कब हो सकता है, जब XL XC के बराबर हो। तो XL XC के बराबर होना चाहिए रेजोनेंस के लिए, तब हमारा पावर क्या आता है, मैक्सिमम आता है। क्लियर? अच्छा, पावर मैक्सिमम जो आएगा वो कितना आएगा। अच्छा, ये V नॉट मैं लिख रहा हूं क्योंकि पावर में V इंटू आई लिखा जाता है। ये V नॉट यहां का V नॉट है, ये V नॉट है, इसको E नॉट भी लिख सकते हो, बात सही है। अच्छा, तो पावर एवरेज पावर रेजोनेंट के केस में कितना आएगा, चलो निकालते हैं। तो V नॉट आई नॉट बाई 2 आ गया। क्या मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे, दिस कैन आल्सो बी रिटन एज V नॉट आई नॉट बाई 2, और दिस कैन बी V नॉट को लिख सकते हैं आई नॉट इंटू R इंटू आई नॉट बाई 2, मतलब आई नॉट का होल स्क्वायर बाई 2 इंटू R। तो ये आ जाएगा आई नॉट का स्क्वायर इंटू R बाई 2। तो ये हमारा P एवरेज आ गया। अब तुम सोचोगे कि अगर मुझे मैक्सिमम पावर चाहिए तो मुझे R मैक्सिमम होना चाहिए, ऐसा कुछ लग रहा है क्या? नहीं,
लग रहा है? नहीं लगना चाहिए, क्योंकि देखो ये आई नॉट जो है ना वो आर पे डिपेंड करेगा। ये मत सोचना कि पावर मैक्सिमम के लिए आर, अरे भाई रेजोनेंस तो होना ही चाहिए, एक्सएल और एक्सी बराबर होना ही चाहिए, वो तो हो गया। उसके बाद आर पे देख रहे हैं कि आर को और कैसे वैरी करे कि हमें मैक्सिमम पावर मिले। तो मैंने देखा कि आर को वैरी, अगर आर वैरी करेंगे ना तो आई नॉट वैरी करेगा, तो हमें ऐसा एक क्वांटिटी के साथ लिखना है जहां पे आर वैरी ना हो। तो इसको कैसे लिखें? देखो आई नॉट को क्या लिख सकते हो, वी नॉट बाई जेड, और जेड यहां पे किसके बराबर है? आर के बराबर। तो इसी को तुम ये भी लिख सकते हो, देखो वी नॉट इंटू वी नॉट बाई आर इंटू 2, तो ये हो जाएगा देखो वी नॉट स्क्वायर बाई 2r। इसका मतलब ये देखो वी नॉट क्या है, ये तो इसका सप्लाई है, ये तो आर पे डिपेंड नहीं करेगा, बट आई नॉट आर पे डिपेंड कर रहा था, इसलिए मैं इससे नहीं बता सकता कि आर को कैसे वैरी कराए कि मैक्सिमम पावर एवरेज आए, नहीं। तो इसलिए मैंने आई नॉट को वी नॉट के टर्म्स में चेंज कर लिया। अब मैंने देखा यार वी नॉट स्क्वायर बाई 2r, मतलब आर अगर कम हो तो पावर मैक्सिमम आएगा, आर अगर कम हो तो पावर मैक्सिमम आएगा, यहां से पता चल रहा है ना, आर अगर कम हो तो पावर मैक्सिमम आएगा। तो हमें कहां पे, तो यहां पे पहले तो रेजोनेंट के केस में अगर मुझे मैक्सिमम पावर चाहिए तो एक्सएल एक्सी तो बराबर होना ही चाहिए, एंड ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट होना ही चाहिए, ये होगा तभी एक्सएल एक्सी के बराबर होगा। एंड उसके बाद आर क्या करना चाहिए, आर कम होना चाहिए, तब पावर हमारा ज्यादा आएगा। क्लैरिटी है? तो दिस इज आवर फोर्थ पॉइंट, इसको अच्छे से लिख लो, आर शुड बी लेस। इसके बाद हम लोग इसको कैसे यूज कर सकते हैं रेडियो में, वो देखेंगे। इसको अच्छे से झटपट से नोट डाउन कर लो। अच्छा, तो मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें एक वीडियो दिखाया था जिसमें रेडियो चल रहा था, तो अब हम लोग वही देखेंगे कि रेडियो में हम लोग जो ट्यूनिंग करते हैं, एक चैनल से दूसरे चैनल में जाते हैं, तो एक चैनल से जब दूसरे चैनल में जाते हैं तो जो बीच में देखना कि कुछ भी सिग्नल नहीं आता है, फिर अचानक से दूसरा वाला चैनल आ जाता है, तो वो कैसे काम करता है, वो ये एलसीआर सर्किट से ही काम करता है। तो तुमने रेडियो तो देखा ही होगा, कुछ इस टाइप का रहता है, एंड यहाँ पर एक नॉब टाइप का, अगर पुराने टाइप का देखा होगा, ऐसा नहीं कि तुमने स्मार्टफोन में अब रेडियो चला दिया, नहीं, वो वाला रेडियो नहीं बोल रहा हूँ मैं, पुराने जमाने का जो रेडियो बोल रहा हूँ। अब तुम बोलोगे सर यूट्यूब में हम रेडियो सुनते हैं, उसमें कहाँ है? अरे वो वाला रेडियो नहीं, ये वाला जो पुराने जमाने का, यहाँ पे वो घुमाने वाला था और फिर यहाँ पे एक एंटेना होता था, हाँ, तो ये वाला रेडियो की बात कर रहे हैं। तो ये वाला जो रेडियो होता था ना, ये एंटेना, ये क्या करता है, हर एक टाइप का जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको कैच करता है। अब अलग अलग स्टेशंस अलग अलग फ्रीक्वेंसी दे रहा है, कोई 92.7 दे रहा है, कोई 94.3 दे रहा है, कोई 93.4 दे रहा है, कोई 95 दे रहा है, तो हर एक फ्रीक्वेंसी को वो कैच करता है। बट यहां पे हम लोग जो घुमा के एक फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, अगर हमने जो फ्रीक्वेंसी सेट किया वो तो हर एक फ्रीक्वेंसी कैच कर रहा है, बट हमने जो फ्रीक्वेंसी सेट किया उसी फ्रीक्वेंसी का जो हमारा पावर है, जो मान लो कि वो उसने 5 फ्रीक्वेंसी कैच कर रहा है, कौन कौन सा, 92.7, 93.4, 94.3 और मान लो 95। तो हमने क्या किया, इसमें से हमने 95 यहां पे घुमा के हमने 95 को सेट किया। तो जैसे 95 को सेट करेंगे तो हर एक का तो उसको मिल ही रहा है, बट वो 95 का उस फ्रीक्वेंसी का जो पावर है वो मैक्सिमम होगा, उस फ्रीक्वेंसी का पावर मैक्सिमम होगा। इसी प्रोसेस से हमारा एलसीआर सर्किट। तो इस रेडियो के अंदर क्या होता है, ये हमारा एक एलसीआर सर्किट ही होता है। तो यही वाला हमारा सर्किट होता है, और हम लोग क्या करते हैं ना, ये हमारा एक्सी है, ये आर है, ये एक्सएल है, तो हम लोग वैरी किसको कराते हैं, रेजिस्टेंस को वैरी नहीं कराते हैं, हम लोग जनरली वैरी कराते हैं ये कैपेसिटर, कभी कभी इंडक्टर को भी कराते हैं, बट जनरली किसको वैरी कराते थे, कैपेसिटर। अभी तो बहुत सारा अलग टेक्नोलॉजी आ गया है, अब खुद ही कर लेता है वो ऑटोमेटिक। वैसे हम लोग वैरी कराते थे कैपेसिटर, कैपेसिटर को वैरी करा के हम लोग फ्रीक्वेंसी को सेट करते हैं, क्योंकि हमारा जो ओमेगा नॉट है वो क्या है, रूट अंडर एलसी, एंड जो एफ नॉट है वो है 1/2 पाई इंटू रूट अंडर एलसी। तो अगर मैं कैपेसिटर को वैरी कराऊं तो वो उस फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी का मुझे मैक्सिमम पावर चाहिए उसको मैं सेट कर सकता हूं। अगर मैंने कैपेसिटर, मतलब नॉब क्या करता है, कैपेसिटर को वैरी कराता है,
कैपेसिटर को जैसे वेरी करा के फ्रीक्वेंसी को सेट कर दिया और उस फ्रीक्वेंसी पे तुम्हें मैक्सिमम पावर मिलेगा। तो यहां पे जो हमारा 95, ध्यान रखना ये सब जो है ना ये हर्ट्ज में नहीं होता है, दिस आर ऑल मेगाहर्ट्ज, इसका यूनिट होता है मेगाहर्ट्ज। मतलब हर्ट्ज का भी होता है बट हमारे जो रेडियो स्टेशन काम करता है वो मेगाहर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। तो हम उसी फ्रीक्वेंसी को सेट करते हैं, कैपेसिटर को मूव कराते हैं। अब यहां पे देखो कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी है, अगर तुम पावर आई वर्सेस एफ का कर्व देखोगे तो कुछ इस टाइप का होगा, जैसे हमारा आई वर्सेस ओमेगा का कर्व होता था। यहां पे एफ नॉट पे मैक्सिमम करंट आएगा। सिमिलरली जो हमारा पावर वर्सेस एफ का कर्व होता है वो भी इसी टाइप का होता है। जैसे हमने पढ़ा ना कि पावर को वेरी कराते हैं तो फ्रीक्वेंसी को वेरी कराएंगे तो एलसी में वेरी करेगा। तो वहां पे पावर मैक्सिमम कब होगा, जब हमारा L बराबर C हो जाता है, इसी फ्रीक्वेंसी पे हमारा मैक्सिमम पावर भी आएगा। तो ये मैक्सिमम पावर भी हमारा F नॉट पे ही आता है, जो भी उस सर्किट का मैक्सिमम पावर। और मैक्सिमम पावर कब आएगा, जब XL बराबर XC हो जाएगा, तभी हमारा मैक्सिमम पावर आएगा, वो cos अल्फा बराबर 1 हो जाएगा। तो यहां पे आ गया हमारे पास F नॉट पे हमारा PV मैक्सिमम है। अब यहां पे देखते हैं कि देख यहां पे तो करंट हमारा मैक्सिमम है F नॉट। अगर मैंने F नॉट से थोड़ा सा कम दिया यहां पे कोई फ्रीक्वेंसी, तब भी तो कुछ ना कुछ करंट है। अगर मैंने F नॉट से थोड़ा सा कम फ्रीक्वेंसी लिया तब भी तो कुछ ना कुछ पावर है। इसका मतलब अगर मैं इस फ्रीक्वेंसी, जो जिस फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम पावर मिल रहा है, उससे अगर थोड़ा कम फ्रीक्वेंसी या फिर उससे थोड़ा ज्यादा फ्रीक्वेंसी रखूं तो भी हमें उस स्टेशन का कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी या कुछ ना कुछ पावर, फ्रीक्वेंसी नहीं, कुछ ना कुछ पावर मिलेगा। मतलब पूरा का पूरा पावर नहीं मिलेगा जो F नॉट पे मिल रहा है, बट उससे कम मिलेगा बट थोड़ा बहुत हमें मिलेगा। तो यहां पे एक्चुअल में क्या होता है, जब जहां तक हमारा करंट जो है I, वो है I नॉट बाई 2, जब तक ये I नॉट है, क्या I नॉट, अब I नॉट बाई 2, ये I नॉट मैक्सिमम है, उसका I नॉट बाई 2 नहीं, I नॉट बाई रूट 2, I नॉट बाई रूट 2 तक, यहां से लेके यहां तक, मतलब ये फ्रीक्वेंसी यहां से लेके यहां तक हमें अच्छा खासा पावर मिल जाता है। यहां पे अगर तुम पावर को देखोगे, पावर क्या होता है, I नॉट स्क्वायर बाई 2 इंटू आर होता है। तो ये जो P एवरेज है इसका ये वैल्यू होता है। अब P एवरेज का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो तभी आएगा जब I नॉट मैक्सिमम वैल्यू है। तो I नॉट का मैक्सिमम वैल्यू यही आएगा, I नॉट मैक्स। अब क्या हो गया, अगर मैंने बोल दिया कि I नॉट का वैल्यू हो गया I नॉट बाई रूट 2, तो P एवरेज का वैल्यू देखो कितना आ जाएगा उस केस में, I नॉट बाई रूट 2, तो बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, मतलब देखो I नॉट बाई 4 इंटू आर आ जाएगा, एंड दिस विल बी P एवरेज मैक्स बाई 2 मतलब ये अगर हमारा P एवरेज मैक्स है, तो यहां पे जब हमारा कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी कम हो गया, जहां पे करंट हमारा I नॉट बाई रूट 2 है, वहां पे क्या आ जाएगा, P एवरेज बाई 2 आ जाएगा पावर। मतलब अगर आधी पावर भी है तो भी हमें वो जो रेडियो स्टेशन है वो कुछ ना कुछ सुनाई देगा, है ना। तो इसको समझाने के लिए ये एक वीडियो देखो, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं। देख लिया वीडियो। तो देखो वीडियो में क्या बोल रहा था, वीडियो में ये दिखा रहा था कि जब हमारा 95 है तो उसमें तो प्रॉपर्ली हमें सुनाई दे रहा है, बट जब उससे थोड़ा सा कम किया या फिर उससे थोड़ा सा बढ़ाया तब भी हमें बहुत क्लियर तो नहीं बट सुनाई दे रहा था। मतलब उसमें भी कुछ ना कुछ पावर आ रहा था, मैक्सिमम पावर के जैसा नहीं आ रहा था बट कुछ ना कुछ पावर
आ रहा हो, उसमें भी करंट मैक्सिमम नहीं है बट कुछ ना कुछ करंट है। इसके वजह से क्या करते हैं, तुमने देखा होगा कि जो रेडियो स्टेशन है वो एकदम साइड बाय साइड नहीं होता, एक 92.7 है तो दूसरा 92.8 या फिर 92.6 का नहीं होता है, 95 है तो 95.1, 94.9 ऐसे हमारे जो चैनल्स है वो नहीं होंगे, क्योंकि उसमें भी 95 का कुछ ना कुछ डिफरेंस तो आएगा ही, क्योंकि जो हमारा पावर है वो फ्रीक्वेंसी के साथ साथ वेरी करता है। एक फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम पावर आएगा बट उसके आसपास वाले फ्रीक्वेंसी पे भी कुछ ना कुछ पावर आएगा, जिसके वजह से उसके आसपास हम लोग कोई भी चैनल नहीं रख सकते। इससे हमें एक चीज तो पता चल गया कि आसपास तो हम नहीं रख सकते हैं। अब इसी पे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि जो हमारा इसका एफिशिएंसी कैसे और बढ़ा सकते हैं, कैसे इसका क्वालिटी और बढ़ा सकते हैं। तो इस पार्ट को अच्छे से नोट डाउन कर लो और इसको अच्छे से समझ लो कि करंट अगर I/√2 है तो देखो P एवरेज का वैल्यू, P एवरेज मैक्सिमम का जो वैल्यू है उसका आधा हो जाएगा, P एवरेज मैक्स का आधा हो जाएगा अगर करंट I/√2 हो गया। तो एक्चुअली यहां से लेके यहां तक जितने भी फ्रीक्वेंसी है उसमें इस वाले चैनल जो 95 वाला चैनल है उसको सुनाई हमें देगा, बहुत अच्छे से नहीं देगा बट हमें थोड़ा बहुत पावर आएगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर के आधे पावर से ज्यादा के रेंज में होगा ये पूरा। क्लियर? तो इसको अच्छे से नोट डाउन करो। तो हमने देख लिया कि कैसे हमारा वैरी करता है। अब एक और चीज देखते हैं, देखो जो मैंने पावर बताया, पावर क्या होता है, P/2 से लेके P, फिर P से लेके P/2, तो ऐसे हमारा पावर वैरी करता है और उस केस में हमें सुनाई देगा। तो अगर हम लोग करंट वर्सेस ओमेगा का ग्राफ बनाए तो हमें पता है ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है। यहां पे हमारा करंट मैक्सिमम I0 का मैक्सिमम वैल्यू होता है, दिस इज आवर I0 मैक्स एंड ये हमारा I0, एंड मैंने एक बताया था फ्रीक्वेंसी, तो एक हमारा ओमेगा 1 जिसमें होगा I0 मैक्स बाई 2 यहां पे एक और ओमेगा 2 आएगा जिसमें भी करंट कितना होगा, I0 मैक्स बाई √2। तो सिमिलरली अगर मैं पावर का ग्राफ ड्रॉ करूं P एवरेज का, तो यहां पे ओमेगा के साथ ये ओमेगा नॉट, ये ओमेगा 1, वहां पे हमारा ये हो जाएगा P एवरेज मैक्स, एंड यह अब आ जाएगा इसी का, इसको ले लेते हैं P0, तो दिस विल बी आवर P0/2, जहां पे करंट हमारा क्या होता है I0 मैक्स बाई √2, वहां पे पावर होता है P0/2, इसी का आधा जो मैंने अभी बताया। तो यहां पर भी, तो यहां पे ओमेगा, तो ओमेगा 1 से लेके ओमेगा 2, इस पूरे ओमेगा में हमें क्या मिलेगा, एक अच्छा खासा पावर मिलेगा। ओमेगा नॉट पे मैक्सिमम पावर, उससे पहले भी कुछ ना कुछ पावर, उसके बाद भी कुछ ना कुछ पावर। तो पावर क्या होगा P/2 से, तो पावर होगा P0/2 से P, फिर P0/2। क्लियर? तो ये जो हमारा रेंज है ना ओमेगा 1 से लेके ओमेगा 2 तक, इसी को हम लोग बोलते हैं बैंडविड्थ। क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ। एंड तो इसको देखो लिख सकते हैं बैंडविड्थ इज इक्वल्स टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। एंड ये जो हमारा बैंडविड्थ होता है ना, ये होता है हमारा R/L। इसको याद रखना है, बैंडविड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, R/L। क्लियर? अब एक चीज बताओ कि अगर R ज्यादा है, अगर R ज्यादा है, L को फिक्स सकते हैं भाई, अगर R ज्यादा है तो बैंडविड्थ कम है, बैंडविड्थ कम है, अगर R ज्यादा होगा तो I0 मैक्स का वैल्यू भी कम होगा, हमें पता है ना, पावर भी कम होगा एंड I0 मैक्स का वैल्यू कम होगा, और बैंडविड्थ भी यहां पे क्या दिख रहा है, ज्यादा होगा। इसका मतलब अगर मैं इसी पावर वर्सेस ओमेगा का ग्राफ, एक तो मैं ये ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पे रेजिस्टेंस है R0, ठीक है। अब एक और मैं ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पे देखो ये हमारा बैंडविड्थ आ गया,
क्लियर? तो दिस इज आवर बैंडविड्थ। अब अगर मैंने रेजिस्टेंस को क्या कर दिया, रेजिस्टेंस को कर दिया मैंने डबल, रेजिस्टेंस को डबल करेंगे ना तो ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा। अब तुम बोलोगे सर इसमें क्या डिफरेंस है? तो देखो पावर मैक्सिमम का वैल्यू भी कम हो गया, पी एवरेज मैक्स का वैल्यू भी कम हो गया, एंड अगर यहां पे देखोगे तो ये यहां पे अगर इसका पी एवरेज मैक्स आ रहा है तो इसका आधा होने में भी काफी ज्यादा लगा रहा, दिस विल बी 2R0। तो यहां पे इसमें अगर बैंडविड्थ हमारा लैम्डा 1 है तो यहां पे बैंडविड्थ हमारा लैम्डा 2 हो जाएगा, एंड इस केस में हमारा बैंडविड्थ ज्यादा हो जाएगा। तो हम लोग चाहते हैं क्या कि रेजिस्टेंस ज्यादा रखें, रेजिस्टेंस ज्यादा रखेंगे तो पावर भी कम मिलेगा, बैंडविड्थ भी ज्यादा होगा, मतलब वो जो पावर है वो ज्यादा दूर तक स्कैटर करेगा, बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज पे वो पावर स्कैटर करेगा, वो हम नहीं चाहते। हम लोग क्या चाहेंगे, अगर एक अच्छा स्टेशन है और हम लोग अगर ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं कोई स्टेशन, तो हम लोग चाहेंगे कि ये जो स्लोप है वो तुरंत बढ़े एंड तुरंत घटे, मतलब बैंडविड्थ बहुत कम हो, एंड बैंडविड्थ जितना कम होगा शार्पनेस उतना ज्यादा होगा। तो देखो हम लोग अच्छी ट्यूनिंग के लिए, अच्छे स्टेशन के लिए, एक क्वालिटी स्टेशन के लिए, अगर क्वालिटी अच्छा है मतलब देखो बैंडविड्थ कम होना चाहिए, बैंडविड्थ कम होना चाहिए। तो कैसे कैसे कम हो सकता है? आर कम होना चाहिए, एल ज्यादा होना चाहिए। अगर एल ज्यादा होगा तब भी बैंडविड्थ कम होगा, एंड अगर आर कम होगा तब भी बैंडविड्थ कम होगा। क्लैरिटी है एकदम? तो इसको अच्छे से नोट डाउन करो, इसके बाद हम लोग क्वालिटी फैक्टर पढ़ेंगे। कर लिया होगा? रब कर दूं? ओके। मैंने क्या बोला है कि क्वालिटी बहुत अच्छा होगा अगर हम लोगों ने एक बैंडविड्थ को कम किया। बैंडविड्थ को कम करने से शार्पनेस बहुत अच्छा होगा। तो शार्पनेस के लिए हमने एक चीज देखा कि आर हमारा कम होना चाहिए, एल हमारा ज्यादा होना चाहिए, तभी बैंडविड्थ हमारा कम होगा एंड शार्पनेस हमारा ज्यादा होगा। तो उसी शार्पनेस को डिफाइन करने के लिए वी यूज दिस कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर। तो देखो ये क्वालिटी फैक्टर, quality factor is defined as omega naught by bandwidth. Omega naught ये क्या है? This is our bandwidth. Quality factor is defined as omega naught by bandwidth. तो ये हमारा omega naught by bandwidth, bandwidth देखो क्या होगा R by L, तो ये हमारा हो गया omega naught into L by R and omega naught। अच्छा ओमेगा नॉट का तो वैल्यू हमें पता ही है, ओमेगा नॉट क्या होता है 1 बाय रूट अंडर LC, तो ये ओमेगा नॉट हो जाएगा 1 बाय रूट अंडर LC इनटू L बाय R। अच्छा तो रूट कट जाएगा, तो कट जाएगा देखो 1 बाय R रूट अंडर L बाय C। दिस इज आवर क्वालिटी फैक्टर, इसको याद रखना। क्वालिटी फैक्टर ध्यान से देखो, क्वालिटी फैक्टर जितना ज्यादा शार्पनेस उतना ज्यादा, एंड क्वालिटी फैक्टर ज्यादा मतलब बैंडविड्थ जितना कम, क्वालिटी फैक्टर उतना ज्यादा। तो हमें किसको ज्यादा करना है? क्वालिटी फैक्टर को ज्यादा करना है। किसको चेंज करा के? बैंडविड्थ को चेंज करा के हमें क्वालिटी फैक्टर को चेंज कराना है। अब क्वालिटी फैक्टर ओमेगा नॉट पे भी डिपेंड करता है, तो उसको भी वेरी करा सकते हैं। अब मैंने एक चीज देखा, मैंने लास्ट में ही बताया तुम्हें कि L हमारा देखो R हमारा कम होना चाहिए, हाँ R कम होगा तो क्वालिटी फैक्टर बढ़ेगा, L ज्यादा होना चाहिए, L ज्यादा होगा तो क्वालिटी फैक्टर बढ़ेगा। अब C के ऊपर देखते हैं कि C के ऊपर क्या होना चाहिए। अभी एक चीज तो पता चल गया, R क्या होना चाहिए? कम, L क्या होना चाहिए? ज्यादा। C के ऊपर देखते हैं भाई। अच्छा L ज्यादा होना चाहिए, फिर मैंने सोचा कि भाई रेजोनेंस होने के लिए तो XL बराबर XC होना ही चाहिए, मतलब XL बराबर XC तो है ही, इसका मतलब कि ओमेगा नॉट इंटू L
बराबर 1/ओमेगा नॉट इंटू सी तो है ही। अगर ये सेम है, इसका मतलब अगर L बहुत ज्यादा है तो ये क्वांटिटी बहुत ज्यादा होगा, तो इसको भी बहुत ज्यादा होना चाहिए। ये ज्यादा कब हो सकता है? जब C बहुत कम हो, जब C बहुत कम हो। अगर C बहुत कम है तब ये क्वांटिटी बहुत ज्यादा होगा। तो यहां से भी पता चल रहा है, देखो C अगर बहुत कम होगा तो क्वालिटी फैक्टर बहुत ज्यादा होगा। तो हमारे कैपेसिटर को क्या होना चाहिए? कैपेसिटर शुड बी कम। तो हमारा एक अच्छा रेजोनेंस के लिए LCR सर्किट में क्या क्या होना चाहिए? R शुड बी कम, L शुड बी ज्यादा, C शुड बी कम। क्लियरिटी है? तो ये हमारा हो गया क्वालिटी फैक्टर, बैंडविड्थ, सारे जितने भी फॉर्मूलाज है उसको याद रखना है। इसके बाद इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, इसको अच्छे से नोट डाउन करो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, ये बोल रहा है obtain the resonant frequency and Q factor of a series LCR circuit। resonant frequency मतलब F0 पूछा है and Q factor, Q factor निकालना है, मतलब 1/R into root under L by C of a series LCR circuit with L का वैल्यू दे रखा है, C का वैल्यू दे रखा है and R का वैल्यू दे रखा है। How will you improve the sharpness of the resonance of the circuit by a factor of 2 by reducing the full width of a at half maximum? Full width at half maximum। अच्छा, full width मतलब width किसका? width हमारा जो ओमेगा का width है, ठीक है, तो उसको हमें कम करके इसको बढ़ाना है। चलो इसको एक बार ट्राई कर लो, फिर देखो सॉल्यूशन, पॉज करके ट्राई करो। देखो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी F0 का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 पाई इंटू रूट अंडर LC। तो 1/2 पाई इंटू रूट अंडर L का वैल्यू है 3 इंटू C का वैल्यू है 27 इंटू 10 टू द पावर -6। तो ये 3 इंटू 27 कितना हो जाएगा? 81। 81 मतलब 9 बाहर आ गया, तो ये आ जाएगा देखो 10 टू द पावर -3। तो 1000 बाई 9 बाहर आया, 9 into 2 18 पाई। इसको सॉल्व करोगे, दिस विल कम आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 17.68 हर्ट्ज। दिस इज आवर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इसको सॉल्व कर लो कैलकुलेटर से, ये आएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर होता है हमारा 1/R इंटू रूट अंडर L by C। तो 1/R का वैल्यू कितना है? 7.4 इंटू रूट अंडर L 3/C 27 इंटू 10 टू द पावर -6। अच्छा, इसको अगर तुम सॉल्व करोगे, ये पूरा जो वैल्यू आएगा दिस विल कम आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 45। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख लो, दिस विल कम आउट टू बी 45। तो हमारा क्वालिटी फैक्टर कितना हो गया? 45। अच्छा, तो नेक्स्ट में क्या बोला है? हाउ विल यू इंप्रूव the sharpness of the resonance of the circuit by a factor of 2 by reducing the full width at half maximum। तो width हमें डिक्रीज करना है, मतलब ω2 माइनस ω1 का वैल्यू डिक्रीज करना है। तो हमें पता है कि जो शार्पनेस बढ़ाने का तरीका होता है क्वालिटी फैक्टर को बढ़ाना। अगर क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? ω0 बाई ω2 माइनस ω1। ये ω2 माइनस ω1 ही तो हमारा क्या है? बैंडविड्थ है। अब ω2 माइनस ω1 को बढ़ाना, सॉरी ω1 माइनस ω2 को हाफ करना है। अगर इसको हाफ कर दिया क्वालिटी फैक्टर डबल हो जाएगा, शार्पनेस डबल हो जाएगा। तो ω2 माइनस ω1 को हाफ करना है एंड ω2 माइनस ω1 होता है R by L। तो इसको हाफ करने का तरीका L को बढ़ा सकते हैं, R को घटा सकते हैं। तो जनरली हम लोग L को नहीं चेंज करते हैं, हम लोग चेंज किसको करते हैं? L को बढ़ाना ज्यादा मुश्किल है rather than R को घटाना। R को घटाना ज्यादा आसान है, इसलिए हम R को घटाते हैं। तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा? R/2 कर देंगे, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ये आधा हो जाएगा तो क्वालिटी फैक्टर डबल हो जाएगा। तो हमें रेजिस्टेंस को क्या करना है? आधा करना है। रेजिस्टेंस है कितना? 7.4। तो दिस विल बिकम 3.7। क्लियरिटी है? सो दिस इज द क्वेश्चन, इसको अच्छे से नोट डाउन करो एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रांसफॉर्मर पढ़ेंगे।